हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की हमारा लेक्चर नंबर 10 है, जहां पे हम लोग मैट्राइसेस के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो पिछले कुछ वीडियोस से हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स हर एक टाइप के जो टॉपिक हमने अब तक डिस्कस किए उन सारे टॉपिक के क्वेश्चंस मैं आपको करा चुका हूं। तो आज से हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यू के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जो भी आप किसी टेक्स्ट बुक में या किसी नोट्स में या एनसीईआरटी में या फिर कोई भी स्टैंडर्ड बुक में जितने भी क्वेश्चंस हैं, मैं सारे क्वेश्चंस यहाँ पे इंक्लूड किया हूँ और उनके एमसीक्यू क्वेश्चंस को हम अब से डिस्कस करेंगे। इसके बाद जैसे ही हमारा ये हो जाएगा, उसके बाद हम JEE के क्वेश्चंस को या फिर किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए सारे क्वेश्चंस को, एमसीक्यू क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को जो फर्स्ट टाइम देख रहा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, वहाँ जाके पिछले सभी वीडियो को देख सकते हैं। और जब भी आप लेक्चर लेने बैठते हो तो अपने साथ पेन और बुक को साथ में लेके बैठना है, ताकि मैं जो पॉइंट आपको बता रहा हूँ वो सारे आपको पॉइंट नोट डाउन करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज के लेक्चर में हम लोग एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करें। जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसे हम लोग जल्दी यानी कि जो क्वेश्चंस इजी है, जो हमने बहुत उस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किया, उसे हम जल्दी सॉल्व करेंगे। अब देखो, जो स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन है वो बहुत सिंपल है, तो हम लोग उसे जल्दी सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1। और इसके अलावा अगर आप पीपीटी वगैरह चाहिए तो उसके लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 अब पूछ रहा है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप सबको आ रहा होगा कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर कितने नंबर ऑफ रो और कितने नंबर ऑफ कॉलम। तो क्लियरली इसके पास 3 रो है और 1 कॉलम है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नंबर ऑफ रो 3 और कॉलम कितने हैं 1। अच्छा, इसको कौन से टाइप का मैट्रिक्स कहते हैं, तो आप बोलोगे इसे कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। कि जब भी किसी मैट्रिक्स में एक कॉलम हो उसे हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। साथ में जो और भी प्रॉपर्टी होगी उसे भी हम लोग साथ डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि कौन सा फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्सेस आर इक्वल, यानी कि हर ऑप्शन में आपको दो मैट्रिक्स गिवन है, यानी कि पेयर ऑफ मैट्रिक्स गिवन है, और आपको क्या करना है, इसमें से ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा पेयर इक्वल है। अब इक्वल के लिए पहले तो क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। जैसे ही ऑर्डर सेम की बात करेंगे तो यहां से हमारा सेकेंड ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, क्योंकि ये एलिजिबल ही नहीं है कि दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हो। दो मैट्रिक्स इक्वल होने के लिए पहले तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो सेकेंड ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। फर्स्ट में देखो, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। अब इसमें करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल नहीं है, तो ये रॉन्ग। यहाँ पे 4 के इक्वल है, 0 के इक्वल है, 4 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब फर्स्ट B ऑप्शन इनकरेक्ट। अब बचा सी। एक तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, सी को कह सकते हो कि सी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। और एक तो आप चेक कर सकते हो 4 किसके इक्वल आना चाहिए, 4, तो 3 + 1 4। अब इसमें डायरेक्टली नहीं दिया, तो आपको सॉल्व करना है। जब आप सेकेंड मैट्रिक्स सॉल्व करोगे तो 3 + 1 4, 49 का रूट लेना है, वो भी पॉजिटिव रूट, तो ये कितना आ जाएगा 7, 7 - 1 6, 6/2 3, और 8 का क्यूब रूट ये 2 आ गया। तो देयरफॉर दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, 4 7 3 2। करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल है, दोनों का ऑर्डर भी सेम है, देयरफॉर सी ऑप्शन करेक्ट। तो फर्स्ट का बी, सेकेंड का सी। थर्ड क्या कह रहा है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे ही बात आती है स्क्वायर मैट्रिक्स की, तो कॉलम और रो क्या होनी चाहिए, रो और कॉलम सेम होनी चाहिए, तो इसी से हमारा ए और डी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। और सेकेंड क्या कह रहा है, उसके पास 9 एलिमेंट होने चाहिए। तो किसी भी मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट होते हैं, m × n। अब यहाँ पे देखो 9 × 9, बी ऑप्शन में 9 × 9 कितना एलिमेंट हो जाएगा 81, तो देयरफॉर बी ऑप्शन इनकरेक्ट। अब बचा क्या, 3 एलिमेंट कितने हैं, 3 × 3 9 एलिमेंट, और मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3 × 3, जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो देयरफॉर हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन है जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सिर्फ एमसीक्यू टाइप में इनको डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 4 सिंपल, आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये किस टाइप का मैट्रिक्स है। क्या ये यूनिट मैट्रिक्स है, क्या ये नल मैट्रिक्स है, क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है, क्या रो मैट्रिक्स है। पहले देखो यूनिट मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स तब कहते हैं जब उसके रो में 1 और बाकी सारे एलिमेंट 0। क्या बोल रहा हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है कि जब भी डायगोनल में 1 बाकी सारे एलिमेंट 0। अब यहाँ पे देखो डायगोनल पे क्या है 4 और 5 है, मतलब ये यूनिट मैट्रिक्स नहीं हो सकता, मतलब यूनिट मैट्रिक्स ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। सेकेंड, नल मैट्रिक्स, सारे एलिमेंट 0 नहीं है, तो नल मैट्रिक्स भी नहीं हो सकता। डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है, क्योंकि डायगोनल को छोड़ के, अब देखो डायगोनल को अगर मैं हटा दूं तो बाकी सारे एलिमेंट 0 हो गए, तो मतलब ये डायगोनल है।
अब डायगोनल पे क्या है उससे लेना देना नहीं है, डायगोनल को छोड़ के जितने भी एलिमेंट बचते हैं वो सारे क्या होने चाहिए, जीरो। रो मैट्रिक्स तो वैसे भी नहीं है, किसी मैट्रिक्स को रो तब कहते हैं जब उसके कॉलम में कितने होने चाहिए, अरे सॉरी उसके पास एक ही रो होना चाहिए, बट यहाँ पे 3 रो 3 कॉलम है तो ये मैट्रिक्स कभी भी रो मैट्रिक्स नहीं हो सकता, तो देयरफॉर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी कि हमारे पास 4 ऑप्शन गिवन है 1 2 3 और 4, आइडेंटिफाई करना है कौन सा फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू है। पहले कह रहा है कि जितने भी जीरो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, तो ये जरूरी नहीं है कि सारे जीरो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे, क्योंकि जीरो मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या है कि सारे एलिमेंट जीरो। क्लियरली ये जीरो मैट्रिक्स है, क्योंकि जीरो मैट्रिक्स है इसी को नल मैट्रिक्स कहते हैं। अब इसका ये भी एलिमेंट जीरो, ये भी एलिमेंट जीरो, ये भी एलिमेंट जीरो, मतलब तीनों जीरो है तो जीरो मैट्रिक्स। बट स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए क्या होना चाहिए, ऑर्डर कॉलम सेम होनी चाहिए, बट यहाँ पे नंबर ऑफ रो 1 है और कॉलम 3 है, तो 1 इज नॉट इज इक्वल टू 3, बट स्टिल इट इज अ जीरो मैट्रिक्स। तो देयरफॉर ये क्या नहीं हो सकता, ये जो स्टेटमेंट है कि सारे जीरो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे, ये ट्रू नहीं होगा, तो हमारा ए ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। सेकेंड क्या कह रहा है कि यूनिट मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होगा। अब बताओ यूनिट मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होता है क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स में एलिमेंट डायगोनल पे 1, बाकी सारे एलिमेंट जीरो। अब बाकी सारे एलिमेंट अगर डायगोनल को छोड़ के जीरो हो गए तो वो डायरेक्टली क्या हो जाता है, डायगोनल मैट्रिक्स। और ये हम लोग रिजल्ट पढ़ भी चुके हैं, जब मैं आपको डायगोनल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स पढ़ा रहा था, मैंने आपको डिटेल में बताया था कि कब हम लोग किस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी कहते हैं, स्केलर कहते हैं और डायगोनल, और उनके बीच में रिलेशन भी बताया था कि एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ स्केलर मैट्रिक्स एज वेल एज, अरे जितने भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होते हैं वो स्केलर भी होता है और साथ ही साथ डायगोनल भी होता है, और जितने भी स्केलर मैट्रिक्स होते हैं वो डायगोनल होते हैं, बट कन्वर्स टू नहीं होता, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स को हम ये नीड नॉट बी स्क्वायर और नीड नॉट बी यूनिट और स्केलर। ऐसे सिमिलरली हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो स्केलर मैट्रिक्स है नीड नॉट बी अ यूनिट मैट्रिक्स, कन्वर्स टू नहीं होता, बट वन वे ट्रू है कि सारे यूनिट मैट्रिक्स स्केलर भी होते हैं, साथ ही साथ डायगोनल भी होते हैं, और सारे स्केलर मैट्रिक्स क्या होते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं। ये आपको रिजल्ट याद रखना, मैंने आपको नोट करके लिखाया था। अब इसमें देखो सी ऑप्शन क्या है कि 1001 इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर अ एडिशन ऑफ 2x2 मैट्रिक्स। ये भी मैंने आपको बहुत ही इस पे जोर देके बताया था कि आपको याद रखना है, डिफरेंस पता होना चाहिए आइडेंटिटी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड आइडेंटिटी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। जो हम आइडेंटिटी जिसको बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होता है, जब डायगोनल पे 1 बाकी सारे एलिमेंट जीरो, तो ये आइडेंटिटी या फिर उसी को यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। बट जो यहाँ पे ये बात कर रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर एडिशन, एडिशन के लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है जीरो मैट्रिक्स, न कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसे हम यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। और ये जो मैट्रिक्स है ये विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स के अंदर आइडेंटिटी होता है, जबकि एडिशन के रिस्पेक्ट में हम जिसे आइडेंटिटी कहते हैं वो है 0 0। क्यों? क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स को ऐड करने पे हमें क्या मिल जाएगा, ए। आइडेंटिटी का डेफिनेशन ये होता है कि ऐसा कुछ कि जो भी ऑपरेशन में, अगर किसी सेट के अंदर किसी ऑपरेशन में हमें क्या बताना है कि उस ऑपरेशन के लिए कौन सा एलिमेंट आइडेंटिटी होगा, तो आप क्या करो, उस ऑपरेशन को अप्लाई करने पे हमें फिर से वही एलिमेंट मिलना चाहिए। यानी कि मैट्रिक्स ये जो है एडिशन में ऐसा क्या ऐड करूं कि फिर से मुझे क्या मिल जाए, ए मिल जाए, तो आप कहोगे जीरो मैट्रिक्स ऐड कर दो, तो जीरो मैट्रिक्स ऐड करने पे वही मैट्रिक्स मिलता है। जबकि मल्टीप्लिकेशन में जब हम आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तब जाके हमको ए मिलता है, क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जीरो आ जाएगा। तो ये आपका क्लियर होना चाहिए दोनों डिफरेंस कि विथ रिस्पेक्ट टू आइडेंटिटी, अरे विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन आइडेंटिटी जीरो होता है, जबकि विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स होते हैं। तो ये भी एलिमिनेट हो गया और हमारा ए ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। अब डी में क्या कह रहा है, डी में देखो ये कह रहा है कि ये दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे, जब x की वैल्यू 5 होगी। अब चेक कर लेते हैं, 4 4 के इक्वल है, x 5 के इक्वल है, 1 1 के इक्वल है, बट 3 0 के इक्वल नहीं। तो देयरफॉर ये मैट्रिक्स कभी भी इक्वल नहीं होगी, चाहे x 5 के इक्वल हो भी गया तब भी ये मैट्रिक्स इक्वल नहीं होगा, क्योंकि 3 इज नॉट इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर इसका जो एंट्री A22 है वो B22 के इक्वल नहीं है, देयरफॉर ये दो मैट्रिक्स इक्वल नहीं होंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया, जो कि एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। अब देखो इसमें पूछ रहा है कि दो मैट्रिक्स गिवन है, इक्वल है,
तो x और y की वैल्यू क्या होगी। अब इसे डायरेक्टली हम सॉल्व करते हैं। देखो ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, तो यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल जाएगी माइनस वाई माइनस वन इज इक्वल टू 2, क्योंकि दो मैट्रिक्स इक्वल है तो y माइनस वन 2 के इक्वल होगा, 2x x माइनस 3 के इक्वल होगा। तो यहाँ से मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी 3। तो जैसे ही y की वैल्यू 3 मिली, हमारा a और b ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब x निकालना है, तो 2x इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, x माइनस 3। अब जैसे ये x ये साइड आ जाएगा तो 2x में से एक x को माइनस कर दो, सिंपल x आ गया और x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 3। मतलब ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, अरे सॉरी ये भी एलिमिनेट हो गया, ये तो पहले एलिमिनेट हो गया था, और ये डी भी एलिमिनेट हो गया, यानी कि हमारा बी ऑप्शन करेक्ट कि ए की x की वैल्यू माइनस 3 है और y की वैल्यू 3। अब देखो लास्ट ऑप्शन में क्या कह रहा है कि ए आई जे, मतलब ये एक मैट्रिक्स है m क्रॉस n ऑर्डर का और b एक मैट्रिक्स है m क्रॉस n ऑर्डर का। देन द एलिमेंट C23 ऑफ द मैट्रिक्स CA प्लस B, यानी कि C को कैसे फॉर्म किया गया है, हमारे पास दो मैट्रिक्स गिवन है सेम ऑर्डर के, और एक नया मैट्रिक्स बनाया गया है A और B को ऐड करके। हमें पता है कि A और B के किसी भी एलिमेंट को ऐड करके हम बनाते हैं C। तो अगर C का कोई भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, अगर C का हमें कोई भी एलिमेंट चाहिए तो वो क्या करता है, A और B के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करता है। मतलब अगर मुझे CIJ चाहिए A प्लस B का, तो AIJ और BIJ को ऐड करना पड़ता है। तो ऐसे ही जब मुझे C23 चाहिए तो मुझे किसको ऐड करना पड़ेगा, A23 प्लस B23। अब चेक करते हैं ये कौन सा करेक्ट है, A23 B23। अभी देखो C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी A B और D ऑप्शन इनकरेक्ट। सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए। अगर आपने देखो स्टार्टिंग से अब तक के अगर आप सारे लेक्चर देखे हो और अपने हर एक पॉइंट को नोट डाउन किया, तो आपके लिए एग्जाम्पल जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ ये बहुत ही सिंपल है। आगे थोड़ा डिफिकल्ट आएंगे, बट अब तक जितने क्वेश्चन किए बहुत ही सिंपल है, और ऐसे क्वेश्चंस को आपको बिना, मैं तो बोलता हूँ बिना पेन उठाए डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, सिंपल सी बात है, कह रहा है कि A और B गिवन है, x की वैल्यू फाइंड करना है। सिंपल देखो, अगर x ये साइड ये है, -1 को राइट साइड में लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, सिंपल A प्लस बी। अब A प्लस बी आपको एकदम सिंपल क्वेश्चन हो गया, सिर्फ दो मैट्रिक्स को ऐड करना है। 3 - 2 1, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। 2 - 1 3 - 2 1 और 2 - 1, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट। सिंपल क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो ये कह रहा है कि तीनों को ऐड करना है, तीन मैट्रिक्स गिवन है क्वेश्चन नंबर 9 में, A गिवन है, ये B गिवन है और ये C गिवन है, और कह रहा है कि तीनों मैट्रिक्स को ऐड कर दो, यानी A को ऐड करना है, B को ऐड करना है और C को ऐड करना है। अब ऐड करना है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर दो, x प्लस एक्स माइनस 2x, तो x प्लस एक्स 2x माइनस 2x कितना हो जाएगा, 0। फर्स्ट एलिमेंट 0, ऐसे सेकेंड y माइनस वाई 0 और प्लस 0 मतलब 0, और उसके बाद थर्ड और फोर्थ एंट्री क्या होगा, z माइनस जेड ये भी 0, और उसके बाद y प्लस वाई 2 w प्लस w 2w माइनस 2w ये भी क्या आ जाएगा, 0। तो सारे एंट्री अगर 0 है तो उसे हम कहते हैं जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स करेक्ट हो जाएगा, न तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ना ही ये रो मैट्रिक्स है, ना ही ये कॉलम मैट्रिक्स है, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन, सिर्फ ऐड करना था। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो, ये क्वेश्चन नंबर अच्छा 11 छोड़ दो, 11 तो सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, 10 में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को भी आप डायरेक्ट कर सकते हो, आपको A फाइंड करना है। A फाइंड करना इसका मतलब क्या होगा, इसको ये साइड लेके आ जाओ तो ये माइनस में आ जाएगा और 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 2 ये साइड आके डिवाइड में। तो एक काम करो, अब एक एक एलिमेंट चेक कर लो। मैं कह रहा हूँ 5 में से अगर मैं -1 को माइनस कर दूँ तो कितना हो जाएगा, 6, और 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3, मतलब ये वाली एंट्री 3। तो इसका मतलब ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। जैसे मैंने ये एंट्री इसके लिए निकाला है क्योंकि अगर आपको 3 मिल गया ना तो आपके सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। बट अगर आप फर्स्ट एंट्री देखोगे तो फर्स्ट एंट्री से होगा ये कि इसमें ये दोनों सेम आ जाते हैं, -5/2 -5/2। आप चेक कर सकते हो, -3 में से
2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा -5, और ये जब 2 डिवाइड करेंगे तो -5/2। इससे होगा ये कि आपको फिर से सेकेंड एंट्री चेक करना पड़ेगा, और उसके बाद आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। इसके लिए मैं डायरेक्ट बी ले रहा हूँ ताकि आपका बी ऑप्शन डायरेक्टली करेक्ट हो जाएगा। और एक तो इसके लिए भी लिया क्योंकि ये प्लस है तो आपको माइनस करने में ईजी रहेगा। बाकी ये क्वेश्चन तो आपको सिंपली सॉल्व कर सकते हो। एक्स निकालना है, a + x गिवन है तो x की वैल्यू आ जाएगी 2b + c - a। सिंपल इसको सॉल्व कर दो, आपको cx मिल जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 और 30 कह रहा है एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, कंटेन कर रहा है 36। अब स्क्वायर मैट्रिक्स है, देखो सारे ऑप्शन स्क्वायर मैट्रिक्स वाली है, मतलब कोई भी एलिमिनेट नहीं होगा। फिर कह रहा है कितने एलिमेंट होने चाहिए 36। किसी मैट्रिक्स के पास कितने एलिमेंट होते हैं? अगर m क्रॉस n ऑर्डर का है तो m × n, 4 4 जा 16, 8 8 जा 64, 3 3 जा 9, 6 6 जा 36। तो सी ऑप्शन करेक्ट, बाकी सारे ऑप्शन एलिमिनेट। एलिमेंट इन द सेकेंड रो, सेकेंड रो को इंटरसेक्ट करो, थर्ड कॉलम इसको इंटरसेक्ट करो। तो सॉरी, ये लाइन सेकेंड रो और थर्ड लाइन जिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो वैल्यू क्या है 3, इस पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो मतलब ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15। 14 में क्या कह रहा है? वैल्यू ऑफ एक्स और वाई निकालना है। देखो एक्स यहां दिख रहा है, एक्स कहाँ है हमारे पास? ये देखो, ये एक्स है और ये वाई है। तो सिर्फ 2 ही एंट्री फाइंड करना है, बाकी कुछ नहीं। ये 2 स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब सिंपल आ जाएगा 2x, ये 1 ऐड कर देंगे इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा 5। ये 1 ये साइड गया तो 4, और ये 2 डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। सिंपल कैलकुलेशन है, तो ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब y निकालना है, यहां से देखो 2 4 जा 8 + 1, और राइट साइड में 0 है तो 8 को राइट साइड में लेके चले जाओ -8, मतलब ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी ये तीनों ऑप्शन रॉन्ग। यानी कि सिंपल आपको कंपेयर करके इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस कैसे करते हैं कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे, तो आप कंपेयर करके इसे सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, जैसे साइमल्टेनियसली इक्वेशन सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये 2 इक्वेशन बनेगा और ये 2 इक्वेशन बनेगा। साइमल्टेनियसली इक्वेशन, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। अब देखो एक साइन डिफरेंट है तो एक काम करो, दोनों को ऐड कर दो, और इसके करस्पॉन्डिंग में 5 है, इसके करस्पॉन्डिंग में -5। जब ऐड करोगे तो ये 5 - 5 कैंसिल होके 0, यहां से y कैंसिल होके 0, और x कितना आ जाएगा 2x = 0, मतलब x की वैल्यू 0 है। अब देखो x की वैल्यू 0 सब में आ रहा है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें, यानी कि कोई भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो रहा है। वैसे भी आपको ये ध्यान रखना है, आपको वही ऑप्शन चेक करना है जिसके सारे एलिमेंट डिफरेंट होंगे, जिससे कि आपको मेहनत कम करना होता है। बाकी आप सॉल्व कर सकते हो, सिंपल ही है। अब मैं बोल रहा हूँ 2x की वैल्यू 0, अगर x 0 हो गया तो यहां से y की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, तो ये हमारा एलिमिनेट हो गया, ये ऑप्शन एलिमिनेट और ये ऑप्शन एलिमिनेट। बी या सी में से एक होगा। तो अगर आप ए भी निकाल दे रहे हो तो भी आपका ऑप्शन मिल जाएगा, अगर आप या बी कैलकुलेट कर दो तो भी आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि 2 ऑप्शन आपके वैसे ही एलिमिनेट हो गए, ये वाले और ये वाले। अब देखो इसके करस्पॉन्डिंग है -1, इसके करस्पॉन्डिंग में 3। जब ऐड करूंगा तो ये -b + b कैंसल, 2a = और यहां से 3 - 1 2 आ जाएगा, तो यहां से a कैंसल, a की वैल्यू 1। तो यानी कि अब आपका ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट, बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से आप नेक्स्ट वैल्यू भी निकाल सकते हो, तो वो आप कर लेना। बी की वैल्यू अगर आपको निकालनी, ए की वैल्यू आपको निकालनी है। अब देखो सिंपल सी बात है, कर भी देता हूं इसको। आपको ए की वैल्यू 1 मिल गई है, तो 1 + 1 + b = -1। तो 1 को ये साइड लेके आ जाओगे तो कितना हो जाएगा -2। तो देयरफॉर हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। अब ये देखो, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसके बाद के जितने भी क्वेश्चन है वो सब एनसीईआरटी से लिए गए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन है और आगे के कुछ क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पलर में से लिए। कह रहा है ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर का, तो फाइंड करना है ए बी - बी है।
तो एक काम करते हैं, क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, क्या ये जीरो मैट्रिक्स होगा, क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। तो एक काम करते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। सिमेट्रिक चेक करते हैं, अगर स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक नहीं होगा फिर आगे हम लोग देखते क्या आएगा। मैं कह रहा हूं ए बी, हमारे पास है क्या, ए और बी सिमेट्रिक है। इसका मतलब क्या होगा कि ए ट्रांसपोज की वैल्यू ए के इक्वल आएगी और बी ट्रांसपोज की वैल्यू बी के इक्वल आएगी। देन ये आपको याद रखना है, सिमेट्रिक का डेफिनेशन ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज ले लो, ठीक है। अगर इसका ट्रांसपोज लेने पे अगर ये किसके इक्वल आ रहा है, ए बी माइनस बी ए के इक्वल आ रहा है, तब तो सिमेट्रिक होगा। अगर माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए के इक्वल आ गया तब स्क्यू सिमेट्रिक। अगर दोनों ही नहीं आ रहा है फिर आगे हम लोग देखेंगे क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्या ये जीरो मैट्रिक्स है। बट पहले हम स्क्यू सिमेट्रिक या सिमेट्रिक चेक करते हैं। अब आपको रूल यूज करना है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको प्रूव करके आना था कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। तो सारे एग्जाम्पल की मदद से हम प्रूव कर चुके हैं। अब देखो ये हो जाएगा ए बी का ट्रांसपोज, क्योंकि इक्वालिटी पे और डिफरेंस पे ये डायरेक्टली ओपन हो जाता है। मैंने आपको माइनस वाला प्रूव करने के लिए कहा था। बट प्रोडक्ट में कैसे इनवर्स रिवर्सल लॉ यूज होता है, मतलब ये बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। इससे हुआ ये कि बी ट्रांसपोज बी के इक्वल आ जाएगा क्योंकि बी सिमेट्रिक है, ए ट्रांसपोज ए के इक्वल आ जाएगा क्योंकि ए सिमेट्रिक है, ए ट्रांसपोज ए के इक्वल आ जाएगा, ए सिमेट्रिक है, बी ट्रांसपोज बी के इक्वल आ जाएगा। अब ए बी और बी ए सेम नहीं है, बट यहां से अगर मैं साइन बाहर ले लूं तब ये किसके इक्वल आ जाएगा, ए बी माइनस बी ए। यानी कि ए बी माइनस बी ए का जो ट्रांसपोज है वो माइनस टाइम्स ए बी माइनस बी ए के इक्वल आ रहा है। तो देयरफॉर जब भी ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए बी माइनस बी ए कैसा हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमारा जीरो मैट्रिक्स भी नहीं है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं, ये कैसा आ जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट देखो, ये कह रहा है ये एक मैट्रिक्स गिवन है, उसमें उसका ट्रांसपोज ऐड कर दो तो आंसर आइडेंटिटी आता है। तो अल्फा की क्या वैल्यू होगी, ठीक है, फाइंड करते हैं। अब एक बात बताओ, ए में अगर मैं ए ट्रांसपोज ऐड कर दूं, मतलब इसी मैट्रिक्स में ए प्लस ए ट्रांसपोज फाइंड करना है, तो इसका ट्रांसपोज यहां लिख देता हूं मैं। तो ये आ जाएगा कॉस अल्फा। सपोज ये कॉस अल्फा, ये माइनस साइन अल्फा, सी मतलब कॉस, एस मतलब साइन, साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा। तो जब मैं इसका ट्रांसपोज ले लूंगा तो ये माइनस साइन हो जाएगा और ये वाला प्लस। देखो ऐड करूं, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा कितना आ जाएगा, 2 कॉस अल्फा, जबकि माइनस साइन और प्लस साइन कैंसिल, 0। सेकंड में देखो, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, कॉस अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 कॉस अल्फा। मतलब ए प्लस ए ट्रांसपोज ये आ गया। और ये कह रहा है ये इक्वल है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, मतलब 1 0 0 1। अब ये दोनों इक्वल कब होगा, जब 2 कॉस अल्फा 1 के इक्वल होगा, 2 कॉस अल्फा 1 के इक्वल होगा। मतलब दोनों से एक ही रिजल्ट निकल के आ गया कि 2 कॉस अल्फा की जो वैल्यू होगी 1 के इक्वल आएगी। यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो कॉस अल्फा की वैल्यू 1 होगी, तो देयरफॉर यहाँ से अल्फा की वैल्यू जो होगी वो कॉस इनवर्स 1 या फिर कॉस इनवर्स 1। अब आपको सॉरी 1 नहीं, हाफ, 2 भी ये साइड आएगा ना, तो 1/2 कब होता है, आप सबको पता होगा कि कॉस अल्फा की वैल्यू हाफ तब होती है जब अल्फा कितना होगा, 60 डिग्री, क्योंकि कॉस 60 डिग्री कितना होता है, हाफ। कॉस 30 डिग्री कितना होता है, √3/2, लेकिन कॉस 60 डिग्री पे हाफ आता है। और 60 डिग्री को हम लोग कैसे लिख सकते हैं रेडियन में, 60 इंटू π/180, तो ये 0 0 कैंसिल, 6 3, या फिर आपको पता भी होगा π/3, तो π/3 हम आंसर हमारा करेक्ट होगा। यानी कि जब π/3 अल्फा की वैल्यू π/3 होगी तब जाके ए प्लस ए ट्रांसपोज करने पे आंसर क्या आएगा, आइडेंटिटी।
एनसीईआरटी के क्वेश्चन अच्छे हैं। इसके पहले जो हमने देखे थे वो सिंपल थे, जिससे कि आपको एमसीक्यू के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के टेक्निक्स पता चलने चाहिए। क्योंकि जब हम लॉन्ग मेथड से जब शॉर्ट आंसर में लिखते हैं या फिर सॉल्व करते हैं, वहां पे हम लोग स्टेप बाय स्टेप हर एक स्टेप को लिखते हैं। लेकिन जब हमें एमसीक्यू के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं तो हमें वहां पे लॉजिक लगाना होता है। बहुत सारे क्वेश्चंस में हर चीज चेक नहीं करना होता है। तो कैसे हम एमसीक्यू के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, कि आपको एमसीक्यू के क्वेश्चन सॉल्व करने से और जितना आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि उससे आपको आइडिया लगेगी कि किस तरीके से आप खुद क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और आप कैसे उसे फेस कर सकते हैं पेपर में। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू के क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। तो ये आपको क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 17। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखो सिंपल सी बात है, ए मैट्रिक्स गिवन है और कह रहा है कि ए स्क्वायर अगर आइडेंटिटी आ गया तो कौन सा रिलेशन ट्रू होगा। तो सॉल्व करते हैं। तो पहले तो एक काम करते हैं, ए स्क्वायर फाइंड करते हैं। तो ए स्क्वायर कैसे आएगा, सपोज ये, इसको फिर से एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे, अल्फा बीटा गामा ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारे पास अल्फा बीटा गामा और माइनस अल्फा। ठीक, अब अल्फा को अल्फा के साथ करूंगा तो अल्फा स्क्वायर, बीटा को बीटा के साथ करूंगा तो बीटा स्क्वायर ना। अल्फा मतलब ये हमारा जो फर्स्ट रिलेशन आ जाएगा वो आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सेकेंड देखो, अल्फा को बीटा के साथ, एक काम करो थोड़ा इसको बड़ा ले लेते हैं ना। तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम जब करेंगे, मतलब पहले इसको फिर से करते हैं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट रो और सेकेंड का फर्स्ट कॉलम, मतलब अल्फा को अल्फा के साथ करेंगे तो अल्फा स्क्वायर, और जब बीटा को गैमा के साथ करेंगे तो ये बीटा गामा। ठीक है, ऐसे सेकेंड टाइम जब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा अल्फा बीटा माइनस बीटा अल्फा, क्योंकि बीटा तो ये आ जाएगा बीटा अल्फा। सेकेंड ऐसे ही जब हम सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो ये गामा अल्फा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा गामा अल्फा और माइनस अल्फा गामा। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ये दोनों एंट्री जीरो है और यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, और लास्ट जो एंट्री होगी, लास्ट एंट्री क्या होगा हमारे पास, मतलब सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, तो गामा बीटा, मतलब लास्ट वाला एंट्री गामा बीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर। अब ये एंट्री हमारे पास आ गई, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता कैसे, 1 0 0 1। यहां से हमारे पास क्या निकल के आया कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 1। ये एक रिलेशन आ गया, बाकी सेकेंड और थर्ड एंट्री तो जीरो है। अब फोर्थ एंट्री हमारे पास क्या आ रही थी, फोर्थ एंट्री हमारे पास आ रहा था गामा बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मतलब दोनों ही रिलेशन वही आ रहे हैं, डायगोनल पे यही एलिमेंट आ रहा है। तो एक काम करते हैं, एक ही रिलेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब ये हो गया सिंपल कि 1 को ये साइड लेके आ जाएंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 0। तो देखो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी, बाकी ए सी डी ऑप्शन एलिमिनेट। अब एक बार अच्छे से सॉल्व करना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, या तो फिर इसका सॉल्यूशन अगर अच्छे से सिस्टमैटिक चाहिए तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में पेपर पे लिख के आपको सॉल्यूशन दिया था, वैसे ही सेम इसी तरीके से मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। अब देखो कह रहा है कि अगर कोई मैट्रिक्स मान लो सिमेट्रिक भी हो जाए और स्क्यू सिमेट्रिक भी हो जाए, तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक साथ में हो जाता है तो वो जीरो मैट्रिक्स आते हैं। इसका प्रूफ भी मैंने आपको दिया था। तो ये हमेशा कितना होता है, जीरो मैट्रिक्स। जीरो ही मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक भी होता है और स्क्यू सिमेट्रिक। अगर प्रूफ चाहिए तो फिर से दे देता हूँ। सिमेट्रिक है इसका मतलब ए ट्रांसपोज के इक्वल है, स्क्यू सिमेट्रिक है मतलब माइनस ए ट्रांसपोज के इक्वल है,
अब ए ट्रांसपोज दोनों सेम है, तो इसका मतलब ए और माइनस ए सेम हो जाएगा, मतलब a इज इक्वल टू माइनस ए को ये साइड लेके आ जाएंगे तो 2a इज इक्वल टू 0। अब 2 तो 0 हो नहीं सकता, तो इसका मतलब 0। तो देयरफॉर ए कैसा है, जीरो मैट्रिक्स है। तो ए हमारे पास जीरो मैट्रिक्स आ जाता है। तो जीरो मैट्रिक्स ही इकलौता ऐसा मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, और इसका मैंने प्रूफ भी आपको पहले ही स्टार्टिंग में सॉल्व करवा दिया था जब हम लोग सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन देख रहे थे। मैंने आपको डेफिनेशन से इसका प्रूफ बताया था। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स और ए स्क्वायर करने पे ए आ रहा है, तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आपको इसके लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए। किसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, a प्लस बी के होल क्यूब का, a प्लस बी का होल क्यूब। अच्छा, ये फॉर्मूला कैसे बनता है, ये मैं आपको जब पास्कल ट्राइंगल बताऊंगा तो पास्कल ट्राइंगल की मदद से उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज है मैं आपको सब बता दूंगा। एक बार तो पास्कल ट्राइंगल से बता दूंगा, और इसके बाद दूसरी बात, जब हम मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ेंगे तो वो फॉर्मूला आता कैसे है और कॉम्बिनेशन, दोनों की हेल्प से हम लोग पूरा कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। बट एक लेक्चर में आपको अलग से पास्कल ट्राइंगल की मदद से, मतलब बिना NCA का कुछ, मतलब हमको अगर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं पता है, मैथमेटिकल इंडक्शन की प्रॉपर्टी नहीं पता है, तो भी हम पास्कल ट्राइंगल की मदद से ये फॉर्मूले को डिफाइन कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब देखो a के प्लेस पे क्या आ रहा है, i, और b के प्लेस पे आ रहा है a। तो एक तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, या फिर मैं तो बोलता हूँ इससे अच्छा है कि आप इसको ब्रेक करके, वही सिंपल रहेगा, i प्लस a, और इसको i प्लस a का स्क्वायर कर दो। और i प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है, a स्क्वायर मतलब आइडेंटिटी का स्क्वायर। तो याद रखना, आइडेंटिटी का मैंने आपको बताया था, कितना भी पावर कर दो आइडेंटिटी ही आता है। तो आइडेंटिटी प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस 2 टाइम्स आइडेंटिटी इंटू ए। बट आइडेंटिटी को किसी भी साथ मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करो तो वही मैट्रिक्स आता है, मतलब प्लस 2a, और उसके बाद आ जाएगा a का स्क्वायर, और a का स्क्वायर मतलब फिर से a, क्योंकि हमारे पास रिलेशन दिया है कि a स्क्वायर इज इक्वल टू a। तो यहां से हमारे पास आ गया i प्लस a इंटू आई प्लस 3a, मतलब i प्लस a इंटू आई प्लस 3a। बस हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये i इंटू आई प्लस 3a, और i इंटू मतलब i इंटू आई इंटू 3a, i इंटू a। तो ये i और 3a कितना हो जाएगा, प्लस 4a। और उसके बाद जब 3a को 3a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 3a स्क्वायर, बट a स्क्वायर के प्लेस पे क्या लिख सकता हूँ, a। तो ये देयरफॉर ये हमारे पास आ गया i प्लस 7 है। तो बस यहाँ पुट कर दो i प्लस a होल क्यूब, i प्लस a के होल क्यूब के आंसर कितना आ रहा है हमारे पास, i प्लस 7 है, और क्या निकालना है, माइनस 7 है। तो यहाँ से ये दोनों कैंसिल होकर सिंपल i आ जाएंगे। एक तो आप इस तरीके से कर सकते हो, बाकी मैं आपको और एक मेथड बताता हूँ, उसकी मदद से भी आप एग्जाम वगैरह में कर सकते हो। तो इससे हमारा आंसर आ गया सी। अच्छा, अगर आपको ये नहीं यूज करना है ना, तो एक काम करो, एक और मेथड बताता हूँ। ये आपको जो रिलेशन दिख रहा है ना, इसका एक पॉलिनोमियल बना दो। मतलब a को लिख लो x स्क्वायर और एक a को लिख लो a, मतलब a को रिप्लेस कर दो x से। जब इसे सॉल्व करोगे तो ये x स्क्वायर माइनस x कॉमन ले लोगे तो एक बार x की वैल्यू 0 आ जाएगी, एक बार x की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो एक काम कर, यहाँ एक बार 0 पुट कर दो और देख लो किसके इक्वल आ रहा है। मतलब a के प्लेस पे 0 और i के प्लेस पे हमेशा 1 पुट करते। याद रखना i मतलब हमेशा 1। अगर आप उसका पॉलिनोमियल बनाओगे तो a को रिप्लेस कर दो x से और i को रिप्लेस कर दो 1 से। अगर मैं 0 पुट करूं तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये वाला कोई पार्ट 0, और i क्यूब, i मतलब 1, तो 1 का क्यूब आ रहा है। अब देखो ये 0 हट गया, ये 0 हट गया। अब यहाँ पे 0 पुट करूंगा तो ये भी आइडेंटिटी, मतलब a और d एलिमिनेट हो गए। बचा कौन सा ऑप्शन, b या तो c। अब 1 पुट कर देते हैं, 1 सेटिस्फाई करना चाहिए। अब जब मैं यहाँ पे 1 पुट करूंगा तो 1 प्लस 1 2 का क्यूब कितना होता है 8,
माइनस ए के प्लेस पे 1 पुट करेंगे तो 8 माइनस 7, आंसर आ गया 1। तो मतलब अब देखो ये तो वैसे ही एलिमिनेट था, अब इसमें 1 पुट करूंगा तो ये तो 1 है, और आई के प्लेस पे 1 और ए के प्लेस पे 1 पुट करूंगा तो आंसर 0। मतलब ये भी ऑप्शन हट गया, ये भी ऑप्शन, सी ऑप्शन हमारा ऐसे भी करेक्ट हो गया। तो क्या करना होता है, कभी कभी जब आपको कोई रिलेशन दिया है मैट्रिक्स के फॉर्म में, तो आप ए को रिप्लेस कर दो एक्स से और उसके पावर को एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब इस तरीके से रिप्लेस कर सकते हो, और आइडेंटिटी को एज अ 1 ट्रेट करना है, और उसके बाद जो भी रिलेशन आएगी आप उसके रूट फाइंड कर लो और चेक कर सकते हो पुट करके कि कौन सा इक्वेशन उसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो ये भी एक अल्टरनेटिव मेथड है जिसको आप यूज कर सकते हो सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये सारे जो क्वेश्चन है ना एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है, जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर आते हैं उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, हर एक टाइप के, ट्रू फॉल्स के, एमसीक्यू टाइप के, वहां से क्वेश्चन लिया हूँ। ये एक मैट्रिक्स है और पूछ रहा है कौन से टाइप का मैट्रिक्स है। देखो यहाँ पे कहीं भी ये मैट्रिक्स का नोटेशन यूज नहीं किया है, तो जहां जहां नोटेशन है एज्यूम करके चलो, जैसे ये लिखा है तो ये एक मैट्रिक्स के फॉर्म में। ठीक है, तो उसमें ऐसा दिया नहीं है, तो ये एक मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर का। अब ध्यान से देखो, क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? हाँ। क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? तो आप बोलोगे नहीं, क्योंकि डायगोनल को छोड़ने के बाद भी इसके एलिमेंट नॉन जीरो है। यूनिट मैट्रिक्स तो हो ही नहीं सकता अगर डायगोनल नहीं है। नन नहीं लिखेंगे क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ 3x3 विथ एंट्री 0 और 2। कह रहा है कि कितने पॉसिबल मैट्रिसेस बना सकता हूं 3x3 ऑर्डर का जब हर एक एंट्री 2 या 0 हो। अब ये देखो, ये क्वेश्चन एक्चुअल में आपको जब हम लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ते तब करते हैं, बट मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूं। पहली बात तो इसमें एलिमेंट कितने हैं? 9, और हर एक एलिमेंट के पास चॉइस कितना है? 2। फर्स्ट एलिमेंट के पास 2 चॉइस, सेकेंड एलिमेंट के पास 2 चॉइस, ऐसे हर एक एलिमेंट के पास 2 चॉइस। तो बाय यूजिंग फंडामेंटल रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, अगर फर्स्ट के पास M1 ऑप्शन है, सेकेंड के पास M2 ऑप्शन है, ऐसे लास्ट में MK ऑप्शन है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑप्शन कितने होते हैं? M1 इंटू M2, M1 इंटू M2 सॉल्व अप टू MK, अगर वो कंपलसरी। अब देखो टोटल नंबर, अगर आपको मैट्रिक्स बनाना है तो आपको हर एक एलिमेंट पे कुछ ना कुछ तो एलिमेंट रखने होंगे, मतलब हर एक एंट्री पे कंपलसरी। अब कंपलसरी है इसका मतलब एंड वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है, क्योंकि आपको अब सेट और के बारे में नॉलेज है, तो कंपलसरी वाला कॉन्सेप्ट है। तो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे कितने ऑप्शन हो जाएंगे? 2:9। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, और 2:9 का आंसर कितना होता है? 512, क्योंकि 2:10 होता है 1024 और 2:9 होता है 512, यानी कि यहाँ से आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये आप सॉल्व कर सकते हो, ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है। अब आप इक्वेशन सॉल्व करके इसको कर सकते हो। एक तो यहाँ से आपका x की वैल्यू मिल जाएगी कि जब आप x को ये साइड लेके आओगे तो 3x = 6, मतलब x की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू 2, तो इससे आपका ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। किसी भी एक इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर दो, जैसे मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, तो x के प्लेस पे 2 पुट कर दूंगा तो ये आ जाएगा 4 + y = 7। ये 4 ये साइड आके 7 - 4 3, मतलब x = 2 और y = 3। ठीक है, तो इजी है, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए ऐसे हमने। अब यहाँ पे देखो, ये एक मैट्रिक्स है, ये इस तरीके से मैट्रिक्स होगा, और ये एक मैट्रिक्स है। सिर्फ डिफरेंस लेना, डिफरेंस ले लो, आपको आंसर इसका मिल जाएगा। देन a - b पूछा है, मतलब साइन इनवर्स x पाई को माइनस कर दो, मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस इनवर्स x बाय पाई, ऐसे tan इनवर्स x बाय पाई को माइनस कर दो। सिंपल जब इसको माइनस करोगे तो आपको a - b की वैल्यू क्या मिलेगी वो आप फाइंड कर सकते हो। क्या आपको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है? तो एक काम करो, इस क्वेश्चंस को अभी होल्ड पे रखते हैं, जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ेंगे तो मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी, जिससे क्योंकि अभी मैं आपको समझाने जाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी तो भी प्रॉब्लम हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग अभी होल्ड पे रखते हैं, जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ेंगे तब इसको हम लोग देखेंगे कि जैसे कि रिलेशन होता है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x = सम एंगल आता है, ऐसे माइनस के लिए, प्लस के लिए, tan के लिए, तो सबके लिए अलग अलग फॉर्मूला है, वो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं, ठीक है। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 25,
ए और बी टू मैट्राइसेस हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/m 3x m और सेकेंड मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3x m एंड m इज इक्वल टू n है। m और n इक्वल है, मतलब सपोज फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ 3x2 और 3x2, इस तरीके से होगा। क्योंकि a और b टू मैट्रिसेस है, ऑर्डर 3/m 3x n, इसका मतलब सेम ये कह रहा है कि दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के। द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, अब कह रहा है कि 5a - 2b इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। अब बताओ भैया, सिंपल सी बात है, ये और ये 3 सेम है और m और n भी सेम है, मतलब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा। किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करने पे भी ऑर्डर पे इफेक्ट नहीं होता, किसी मैट्रिक्स के ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे भी ऑर्डर इफेक्ट नहीं होता। मतलब अगर ये 3/m है तो जो नया मैट्रिक्स आएगा उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, 3/m होगा या फिर 3/n होगा, क्योंकि दोनों सेम ही चीज़ है। अब ये m/3 तो हो नहीं सकता, 3/3 भी नहीं हो सकता, क्योंकि m और n के बारे में कुछ नहीं बोला है। m×n भी नहीं होगा, तो 3×n या 3×m। अब ये है नहीं तो हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। अब ये और भी सिंपल क्वेश्चन है, इसे हम कहते हैं बैकवर्ड स्केलर मैट्रिक्स। जब डायगोनल पे 0 और बैकवर्ड डायगोनल पे 1 या फिर सेम एलिमेंट हो, ऐसा इसको बैकवर्ड आइडेंटिटी नहीं बोलेंगे, इसको बैकवर्ड स्केलर बोलेंगे, क्योंकि जो बैकवर्ड डायगोनल है वहाँ पे एलिमेंट 1 है और उसको छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट 0 है। इसके भी बहुत सारे प्रॉपर्टी है, जब हम लोग प्रॉपर्टी में और भी एग्जाम्पल देखेंगे अलग अलग टाइप के मैट्रिक्स, तब मैं आपको और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज बताऊंगा इसके। तो मतलब प्रॉपर्टी मतलब डिटर्मिनेंट को लेके, तो अभी डिटर्मिनेंट हम लोग पढ़ नहीं रहे, तो इसके लिए जब हम लोग डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे उसके बाद फिर और भी नए नए टाइप्स के प्रॉपर्टीज निकल के आएंगे। जब हम लोग एक बार डिटर्मिनेंट पढ़ लेंगे ना, डिटर्मिनेंट, इनवर्स, तो फिर आपको जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हम लोग छोड़े ना, तो फिर से जो हम लोग ने टाइप्स पढ़ा है उसको फिर से लेके आएंगे, चाहे वो सिमेट्रिक हो, स्क्यू सिमेट्रिक हो, और फिर से डिटर्मिनेंट के टर्म में, इनवर्स के टर्म्स में और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी है जो हम डिस्कस करेंगे और जहां से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो देखो ये सिंपल सा एक मैट्रिक्स है, तो मैं आपको बता दूं, जब भी आपको बैकवर्ड आइडेंटिटी या फिर इस टाइप के मैट्रिक्स मिलते हैं, इसको परम्यूटेशन मैट्रिक्स ही बोलते हैं, तो वो आपको है नहीं सिलेबस में, तो वो हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे। इससे होता ये कि आप इसका अगर इवन पावर करते हो तो आपको आइडेंटिटी मिल जाएगा, चेक भी कर सकते हो, 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0, ये 0 ये 1, तो ये 1 आ गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को करेंगे तो 0 1 0 1 इंटू 0, फिर ये 1 इंटू 0 0 0 इंटू 1 0 और ये 1 इंटू 1। देखो आइडेंटिटी आ गया। तो सिंपल जब इसको स्क्वायर करते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी ए बी और सी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। और अगर ए क्यूब करोगे तो वही आ जाएगा, ए आ जाएगा फिर से, और a⁴ करोगे फिर से आइडेंटिटी, मतलब इसका दो ही आंसर आएगा, या तो ए या तो आइडेंटिटी, या तो आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कब आएगा, इवन पावर पे, और ए कब आएगा, ऑड पावर पे, ठीक। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। 27 एंड 28। अब देखो ए मैट्रिक्स गिवन है, अब ये देखो ये डेफिनेशन दे दिया है, ये एक्चुअली मैंने आपको बताया भी था कि अगर मुझे आइडेंटिटी को डिफाइन करना है एलिमेंट के टर्म्स में तो कैसे लिखेंगे। ए आई जे ये डायगोनल पे 1 होता है, तो इसका मतलब डायगोनल पे आई और जे की वैल्यू इक्वल होती है, और ए आई जे इज इक्वल टू, ये 0 कब होता है, जब आई इज नॉट इज इक्वल टू 0, और ये उसी का उल्टा दे दिया है। ध्यान से देखो, कह रहा है कि जब डायगोनल पे ये 0 होगा, जबकि आई और जे इक्वल नहीं होगा तब ये 1 होगा। अभी हम लोग जो पढ़ के वही मैट्रिक्स है, और पूछ रहा है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर क्या आ जाएगा, फिर से ए। अगर ये आइडेंटिटी भी होता तो आइडेंटिटी के तो किसी भी पावर पे कितना भी इसका पावर ले लो, उसका आंसर हमेशा आइडेंटिटी ही आता है, क्योंकि अगर मान लो आइडेंटिटी है, उसको किसी एक मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करोगे फिर से वही आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आइडेंटिटी, तो फिर से आइडेंटिटी आ जाएगा, तो आई स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी।
ऐसे अगर मुझे आई क्यूब निकालना है तो आई क्यूब इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आइडेंटिटी, तो ये फिर से आई स्क्वायर आ जाएगा, और आई स्क्वायर क्या होता है? आइडेंटिटी। तो इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हो कि आई का कितना भी पावर ले लो, आंसर हमेशा आइडेंटिटी ही आता है। तो ये बी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि ये बैकवर्ड स्केलर मैट्रिक्स है। या फिर अपने बैकवर्ड आइडेंटिटी होता नहीं है, बट बोल सकते हो बैकवर्ड आइडेंटिटी कब? जब वो वन ही हो, वन के अलावा हो तो बैकवर्ड स्केलर यूज कर देना। दी मैट्रिक्स इज, अब ये कौन से टाइप का मैट्रिक्स है? डायगोनल पे डिफरेंट, बाकी सब जीरो, डायगोनल। अच्छा, इसमें डायगोनल ऑप्शन नहीं है, क्या आइडेंटिटी है? नहीं। सिमेट्रिक है, ये चेक कर लेते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि सारे डायगोनल मैट्रिक्स, सारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सारे स्केलर मैट्रिक्स, ये सब क्या होते हैं? सिमेट्रिक होते हैं। ये मैंने आपको प्रॉपर्टीज में ही बताया था कि एवरी डायगोनल मैट्रिक्स, चाहे वो डायगोनल मैट्रिक्स हो, चाहे वो स्केलर मैट्रिक्स हो, या यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, ये हमेशा सिमेट्रिक होते हैं। तो सिमेट्रिक तो हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक भी नहीं होंगे, आइडेंटिटी भी होंगे, आइडेंटिटी भी नहीं होंगे, नन ऑफ दिस बोल रहे हैं, ये भी नो। तो ये कैसा मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक। देखते हैं और क्वेश्चन है कि खत्म हो गया। आज हम लोग ने बहुत क्वेश्चन सॉल्व किए ना, 28। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 से लेके 32। ये एक मैट्रिक्स गिवन है। अब ये कैसा मैट्रिक्स? क्या ये डायगोनल है, क्या ये सिमेट्रिक है, क्या स्क्यू सिमेट्रिक है, क्या स्केलर है? अच्छा देखो, सबसे अच्छा पहचानने का तरीका ये है कि डायगोनल पे जब जीरो आ जाए ना, तो हमेशा कोशिश करो कि ये ट्राई करने की, क्या चेक करना? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है कि डायगोनल पे जीरो। अब डायगोनल पे जीरो है तो क्या जो ऊपर लिखा है उसी का साइन चेंज करके नीचे लिखा है? तो देखो -5 है तो साइन चेंज करेंगे तो 5, 8 का साइन चेंज करेंगे तो -8, और 12 का साइन चेंज करेंगे तो -12। देखो ये 5, ये -8 और ये -12। इसका मतलब ये हो गया कि इसी का जब मैं इमेज लूंगा तो ये आता है, और भी इनवर्स, मतलब ऐसा कहता है साइन चेंज करके इमेज। अगर सेम इमेज आ जाए तो उसको ट्रांसपोज, उसको सिमेट्रिक कहते हैं। अगर साइन चेंज करके आ रहा है तो उसको स्क्यू सिमेट्रिक, मतलब ये स्क्यू सिमेट्रिक है। डायगोनल तो है नहीं, क्योंकि डायगोनल के बाहर का एलिमेंट नॉन जीरो है। अच्छा, इसको हम लोग कौन सा मैट्रिक्स बोलते हैं पता है? मैंने आपको बताया था, इसको ट्रायंगुलर मैट्रिक्स से बोलते हैं, जब डायगोनल के एलिमेंट जीरो हो जाते हैं, क्योंकि ये एक ट्रायंगल फॉर्म करता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो नहीं है ये, जाहिर सी बात है, क्योंकि साइन चेंज नहीं होता उसमें, जो ऊपर लिखा है उसी को नीचे लिखते हैं, यानी कि जो कॉलम में है वही रो में होता है। स्केलर मैट्रिक्स भी नहीं है। स्केलर मैट्रिक्स अब जब डायगोनल ही नहीं है तो स्केलर तो ऑटोमेटिक नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 30, इफ ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, मतलब ए का ऑर्डर है m क्रॉस m बाय n, बी इज अ मैट्रिक्स सच दैट ए बी ट्रांसपोज एंड बी डैश ए आर बोथ डिफाइंड, देन ऑर्डर ऑफ बी इज। अच्छा ठीक है, ये क्या कह रहा है? ध्यान से कह रहा है कि ए जो है, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर m बाय n है। एक मैट्रिक्स B बनाना है सच दैट कि ए बी डैश भी डिफाइन होगा और बी डैश ए भी डिफाइन होगा। इसका मतलब क्या है? ध्यान से सुनो। ए का ऑर्डर अगर m बाय n है, ठीक है, सपोज बी डैश का ऑर्डर p क्रॉस q है, तो b का ऑर्डर क्या होना चाहिए? q क्रॉस p। q क्रॉस p, या फिर एक काम करो, ऐसे मत लो, लाइन से ही लो। a का ऑर्डर सपोज n बाय n है और b का ऑर्डर सपोज p बाई q है, और ये कह रहा है कि ए बी डैश डिफाइन होना चाहिए। अब ए बी डैश डिफाइन होना चाहिए, इसका मतलब इस मैट्रिक्स का कॉलम और इस मैट्रिक्स का रो सेम होना चाहिए। अब इस मैट्रिक्स का कॉलम क्या है? n। n किसके इक्वल होना चाहिए? बी डैश मैट्रिक्स के रो के, और बी डैश मैट्रिक्स का रो क्या होगा? जो बी का कॉलम होगा, मतलब n की वैल्यू q के इक्वल होगी। और सेकेंड कह रहा है कि बी डैश ए भी डिफाइन होना चाहिए। अब बी डैश ए डिफाइन होगा, इसका मतलब क्या है कि बी का कॉलम और बी डैश का कॉलम, बी डैश का कॉलम मतलब बी का रो p, ये किसके इक्वल होना चाहिए? ए के रो के, और ए का रो, और ए का रो क्या है? ए का रो है हमारे पास m। तो इसका मतलब ये है कि कह रहा है कि फिर क्वेश्चन ये है कि देन ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स बी इज, तो बी का ऑर्डर क्या होगा? p की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? m, और q की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? n,
मतलब जो बी मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर आ जाएगा m क्रॉस n, तो देयरफॉर हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप सिंपल ऑर्डर का यूज़ करके ये चेक कर सकते हो कि इसका m/n, इसको थोड़ा अच्छे से लिख के आप खुद ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो m/n इसका आंसर हो जाएगा। इफ a एंड b आर अ मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, कह रहे हैं a और b सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स है, देन ab डैश माइनस ba डैश इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। अच्छा एक बात बताओ, ए और बी के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दिया है? दोनों सेम ऑर्डर के हैं और ए बी डैश माइनस बी ए डैश, तो ऑर्डर का तो यहाँ पे कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है, सिंपल ए बी डैश माइनस बी ए डैश ट्रांसपोज ले लो और कुछ नहीं, तो ये हो जाएगा ए बी डैश के ऊपर ट्रांसपोज माइनस बी ए डैश के ऊपर ट्रांसपोज। ठीक है, अब ये रिवर्सल लॉ, तो बी डैश डैश का डैश क्या हो जाता है बी, ये भी हमने प्रूव किया है, और ये ए डैश माइनस ये रिवर्सल लॉ ए डैश का डैश क्या हो जाएगा ए, और ये हो जाएगा बी डैश। अब ध्यान से देखो, क्या ये इक्वल है? नहीं, लेकिन जब मैं साइन चेंज करूंगा तो ये प्लस और ये माइनस, तो देखो माइनस ए डैश माइनस बी ए डैश और प्लस ए बी डैश, तो ये कैसा मैट्रिक्स हो गया? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पे ये स्क्यू सिमेट्रिक, अभी हम लोग ने पीछे में क्वेश्चन किया था कि ए बी माइनस बी ए क्या होता है, ये स्क्यू सिमेट्रिक होता है, लेकिन वो अगर ए बी और बी ए दोनों क्या है? सिमेट्रिक है। बट यहाँ पे ऐसा होता है कि ए बी और बी ए किसी भी मैट्रिक्स के लिए, तो ये आप एक काम करते हो, इसको नोट डाउन कर लो, ये इस तरीके से आपको एमसीक्यू की मदद से बहुत सारी प्रॉपर्टी आपको पता चल जाती है कि ये मैटर नहीं करता है कि ए और बी किस टाइप का मैट्रिक्स है, अगर दोनों मैट्रिक्स इक्वल ऑर्डर सेम ऑर्डर के, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। सेम ऑर्डर इसके लिए कि चाहे आप ट्रांसपोज लो न लो, उससे कुछ उसके ऑर्डर में इफेक्ट नहीं आएगा, वरना फिर ऑर्डर चेक करना पड़ेगा, शायद हो सकता है कि ए बी डैश का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल ही ना हो, इसके लिए वो सेम ऑर्डर, ताकि कोई तकलीफ ना हो मल्टीप्लीकेशन करने में। एक काम करते, देखते और क्वेश्चन कितने हैं, उसके बाद एंड करते हैं क्योंकि बहुत टाइम हो गया। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है तो फटाफट देख लेते हैं 34 तक। 32 क्वेश्चन क्या है कि ए अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और ए स्क्वायर की वैल्यू आइडेंटिटी है, तो सिंपल सी बात है ए स्क्वायर की वैल्यू आइडेंटिटी है, तो एक काम करो, ये आपको मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, एक काम कर चेक कर देना इसको, ए माइनस आई क्यूब, वही सेम उसी के तरीके से ए माइनस आई लिख दो और ए माइनस आई का होल स्क्वायर, इसको ओपन कर दो, जैसे हमने एक क्वेश्चन किया था ना, एक रिलेशन फाइंड किया था a प्लस आई का क्यूब माइनस 7 है, सेम उसी तरीके से आप सॉल्व करो, और जहां जहां ए स्क्वायर दिख रहा है वहां पे हम लोग a लिखे थे, यहाँ पे क्या लिखोगे? आइडेंटिटी, आपको मिल जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्योंकि सिर्फ सॉल्व करना है, तो आप चेक कर लेना कौन सा ऑप्शन है। 33 क्वेश्चन क्या है, कोई भी दो मैट्रिक्स है, क्या बहुत सारे क्वेश्चन हो गए। फॉर एनी टू मैट्रिक्स ए एंड बी वी हैव, कह रहे ए बी बी ए के इक्वल होगा? नहीं भैया, जरूरी नहीं है, क्योंकि ए बी और बी ए दोनों इक्वल हो ऐसा कभी जरूरी नहीं होता, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता। ए बी बी ए के इक्वल नहीं होता है। अच्छा ये देखो, ये मैं दो तरीके से बताता हूं, ये इन जनरल है, अगर मैं इन जनरल की बात करूं तो ए बी बी ए के इक्वल नहीं होता है, बट नेसेसरी ट्रू बोलेंगे तो नहीं, जरूरी हो सकता है कि ए बी और बी इक्वल भी हो सकता है, नीड नॉट बी ट्रू। तो अगर इन जनरल बोलेंगे तो ये ए बी और बी ए ट्रू नहीं होता, या फिर नन ऑफ द अबोव इसका आंसर आ सकता है, बट ये डिपेंड करता है कि किस सेंस में हम लोग ले रहे हैं इसको। अगर ये चीज बोलता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरीली ट्रू, तब तो ये आंसर नहीं आता, तब हमारा नन ऑफ द अबोव आता, बट ऐसा कुछ नहीं कर रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है, तो सिंपल हम लोग कहेंगे कि ए बी इज नॉट इज इक्वल टू बी। इन जनरल ए बी और बी ए सेम नहीं होते, बट अगर नेसेसरी ट्रू क्वेश्चन में होता तब हम नन ऑफ द अबोव को ऑप्शन को टिक करते, क्योंकि जरूरी हो सकता है कि ए बी और बी ए इक्वल भी हो सकते हैं। ऑन ए यूजिंग, या फिर मेरे ख्याल से इसका नन ऑफ द अबोव यही ज़्यादा बेटर होगा, ऑन ए यूजिंग एलिमेंट्री। ठीक है, तो इसके बाद से जो क्वेश्चन है वो हमारा 12th का पार्ट है, तो जब हम डिटर्मिनेंट, इनवर्स, एलिमेंट्री ऑपरेशन वगैरह पढ़ेंगे तब हम आगे के एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा जो क्वेश्चन था, सब जो अब तक हम लोग ने पढ़े उसके
उससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू थे, जितने भी क्वेश्चन सॉल्विंग एग्जाम्पल थे, सारे हम लोग कर चुके। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पे हमारा हर एक टाइप का जो अब तक हम लोग ने जितने भी टॉपिक डिस्कस किए, किसी भी टाइप के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो सारे हो चुके हैं। और ये हमारा चैप्टर यहाँ पे मैट्रिसेस का पार्ट 1 कंप्लीट होता है। तो ये कह सकते हैं कि मैट्रिक्स का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। एक लेक्चर में मैं आपको क्वेश्चन ढूंढ के लाऊंगा। हो सकता है कि हम लोग स्टार्ट कर दे सेकेंड चैप्टर मैट्रिक्स के बाद का, जो भी होगा। शायद आई थिंक कॉम्प्लेक्स नंबर है, देखते जो भी होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर, हाँ कॉम्प्लेक्स नंबर ही स्टार्ट करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर देखूंगा जो भी लगेगा वो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और एक वीडियो में क्वेश्चन सेलेक्ट करके, चाहे वो JEE के CT के, मैं क्वेश्चन ढूंढ के एक लेक्चर में हम लोग जो अब तक पढ़े उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं MCQ टाइप के जो एग्जाम में पूछे गए, उस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर हम लोग यही एंड करते हैं। आई होप आज का वीडियो आपने एंजॉय किया होगा। और जितने भी क्वेश्चन हैं आप खुद सॉल्व करो। और जब मैं आप प्रीमियम पे लगाता हूँ तो आप उसे एज ए लाइव लेक्चर समझ के आप लोग क्या कर सकते हो, उसे रोक के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।